नमस्कार दोस्तों कल देर रात को खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक सिंगापुर फ्लैग शिप के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ और इसकी जो जिम्मेदारी है वो यूएस ने ईरान के ऊपर डाल दी। आप देख सकते हो खबर, ईरान फायर्ड ऑन कार्गो शिप इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और इसको देखते हुए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जो पूरा इवैक्यूएशन प्लान लॉन्च किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया। इनफैक्ट खबर ये भी आ रही है कि ईरान जो है गल्फ कंट्रीज को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फीस लिया जा सके करीब $40 बिलियन का। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्या, ये क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये जो अटैक हुआ था उसके क्या मायने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कल से हमारा नया बैच यूपीएससी का लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 2027 का बैच हो, 28-29 की अगर आप बैच लेना चाहते हैं, हर एक बैच अवेलेबल है। अलग अलग फीचर्स के साथ हमने पैकेजेस निकाले हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सिर्फ लाइव क्लासेस चाहिए तो बेसिक वाला लीजिए, उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेंटरशिप से लेकर सब कुछ चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको चूज कर पाओगे। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सिंगापुर फ्लैग कार्गो शिप, ये जिसका नाम बताया जा रहा है वो है एवर लवली, वो आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नज़दीक से गुजर रहा था। और तभी पता चलता है कि जो कंट्रोल रूम है, जहां पर कैप्टन होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो शिप को नेविगेट करते हैं, उसके ऊपर आकर ये अटैक हुआ। और यहां पर आप देख सकते हो, बोला ये जा रहा है कि अभी के लिए कोई भी क्रू मेंबर उसको चोट नहीं आई है, कोई मारा नहीं गया है, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ऑयल स्पिल नहीं हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसकी जो लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, इसके बाहर गल्फ ऑफ ओमान के नजदीक यहां पर जो पोर्ट है ओमान का, उसके पास में ही ये अटैक बताया जा रहा है। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं। देखिए क्या है ना कि पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा, एक तो पहले वॉर स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस और ईरान बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वॉर सिचुएशन में आ गए थे। वार्निंग्स दी जा रही थी, कमर्शियल शिप पास नहीं हो रहा था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्लोज हो गया था। तो यहाँ पर कुछ एफर्ट्स डाला गया, आपने देखा होगा रिसेंटली जो 60 डेज का टाइम दिया गया है, जिसमें यूएस और ईरान ने एमओयू साइन किया। स्विट्जरलैंड में इसको लेकर बातचीत वगैरह चल रही है। तो जब मामला ठंडा हुआ तो इसको देखते हुए यहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ से जितने भी शिप फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कल ही तब खबर आती है कि ये जो सिंगापुर शिप है, सिंगापुर फ्लैग शिप, उसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, क्योंकि देखो अभी काफ़ी सारे कंफ्यूजन है। कोई भी एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कि क्या ड्रोन से हमला हुआ है, कोई मिसाइल से हमला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन भी हो सकता है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हो सकता है कि जो ड्रोन होते हैं वो ऊपर आकर रुक जाते हैं और अचानक से हमला करते हैं, क्रूज मिसाइल भी हो सकता है, गाइडेड रॉकेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी के लिए यूएस ने तो बस ईरान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन बताया जा रहा है यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर रडार ट्रैकिंग के थ्रू, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू ये कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा ही किया गया। लेकिन अगेन ईरान ने ना तो इसकी जिम्मेदारी ली है और यूएस ने भी ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सिंगापुर शिप के ऊपर हमला हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ईरान ने हमला किया तो इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है। देखो, एक तो ईरान ने बार बार ये आर्गुमेंट दिया है कि जो सिक्योरिटी है स्ट्रेट में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, उसमें जो रीजनल स्टेट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल मिलिट्री इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा होगा ईरान। दूसरा, यहाँ पर लिमिटेड स्ट्राइक करके ताकि यहाँ पर मास कैजुअलिटीज ना हो, एक वार्निंग सिग्नल देने की कोशिश कर रहा होगा ईरान, हो सकता है विदाउट फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा हो सकता है पॉलिटिकल लिवरेज, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है स्विट्जरलैंड में। तो आप ये दिखाते हो कि देखो आपने ये एमओयू साइन कर दिया, 60 डेज के लिए चीज़ें रुक गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान अलर्ट पे नहीं है। ईरान ये भी एक मैसेज सेंड कर सकता है कि हम कभी भी कुछ भी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे पेशेंस को टेस्ट करोगे। तो एक प्रकार से एक ये है। और दूसरा, इंटरनेशनल रिएक्शन कैसा है, मतलब क्या यूएस चीज़ों को लेकर रेडी है कि नहीं, रेस्पॉन्स कैसा आता है। तो ये कई एक तरीके होते हैं ताकि जब भी यहाँ पर बातचीत चल रही है, डील को लेकर साइन होना है, तो उसके पहले इस तरह की कई बार चीज़ें की जाती हैं। तो मे भी शायद ये मोटिव हो सकता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि ये सिंगापुर फ्लैग शिप है, तो इसका मतलब क्या था, क्या ये शिप सिंगापुर जा रहा था? देखो ऐसा नहीं है। सिंगापुर फ्लैग शिप का सिंपल मतलब ये होता है कि वो जो कार्गो शिप है वो सिंगापुर में बेस्ड है, मतलब रजिस्टर्ड है।
और हो सकता है कि उसमें सामान भारत का जा रहा हो, कहीं और का जा रहा हो, इसमें क्रू मेंबर्स कहीं और देश के हो सकते हैं। जैसे ज़्यादातर क्रू मेंबर्स तो आपको इंडियन ही देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर फ्लैगशिप का मतलब नहीं है कि ये सिर्फ सिंगापुर जा रहा होगा। ये सिर्फ दिखाता है कि ये रजिस्टर्ड है। क्वेश्चन ये है कि जब इसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, तो शिप डूबा कैसे नहीं? क्योंकि पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा, कई भारतीयों की मौत हुई थी यहाँ पर। यहाँ पर अमेरिका ने खुद यहाँ पर जो मिसाइल से अटैक है शिप के ऊपर किया, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, और 3 शिप के ऊपर, 3 या 4 शिप के ऊपर हमला किया था, जिसमें एक शिप में कई इंडियंस मारे गए थे। अब इसमें क्या हुआ था ना, अगर ये वाला आप हमला देखोगे, सिंगापुर शिप फ्लैग जो शिप है, उसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रिज वाला एरिया है, ब्रिज जैसे मैंने आपको बताया, ये जो ऊपर जहाँ से कंट्रोल होती हैं चीज़ें, ब्रिज, वहाँ पर हमला हुआ। अब भारतीय जिसमें मारे गए थे, उस केस में क्या हुआ था, अमेरिका ने जो हल वाला एरिया होता है, मतलब जो नीचे वाला एरिया होता है, जहाँ पर इंजन रूम हो सकता है, फ्यूल टैंक हो सकते हैं, उसके ऊपर जब आप हमला करते हो तो यहाँ पर शिप डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप ऊपरी स्तर पर यहाँ पर जब हमला करते हो, तो मे भी शायद इसकी वजह से ये जो शिप है वो थोड़ा सा सेफ रहा, वो डूबा नहीं इतना बड़ा हमला के बाद भी। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये इवैक्यूएशन क्या चल रहा था, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होंगे कि ये तो हमने सुना नहीं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो शिपिंग लेन वगैरह है वो क्लोज हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी कमर्शियल शिप जाने से कतरा रही थी, क्योंकि उनको डर था कि उनके शिप के ऊपर हमला हो जाएगा। तो हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो शिप्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर रुके हुए थे, ये जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके नज़दीक रुके हुए थे, कई इन एरियाज पर रुके हुए थे, वो जाने के लिए रेडी नहीं थे, और कई महीनों से वो वहीं पर खड़े हुए थे, जिसकी वजह से खाने की दिक्कत, पानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फाइनली जब क्या होता है कि इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मामला ठंडा पड़ने लग गया, जब चीज़ें ठीक होने लग गई, तो यहाँ पर इवैक्यूएशन लॉन्च किया गया आईएमओ के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 2 मेन रूट यहाँ पर निकाले गए इवैक्यूएशन के लिए, मतलब जितने भी सेलर्स हैं, हजारों की संख्या में इतने सारे शिप्स हैं, उनको यहाँ से पास कराना है। एमओयू तो साइन हो गया, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उनको खतरा बना हुआ है कि भाई हमारे ऊपर फिर से हमला ना हो जाए। तो इसके लिए 2 रूट निकाला गया। एक तो नदन वाला रूट है यहाँ पर, मतलब जो ईरान के टेरिटरी के नज़दीक से होकर गुजरता है, इसमें ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। फिर दूसरा सदन वाला, ये जो ओमानी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये नीचे के साइड से शिप को 2 शिपिंग लेन यहाँ से निकाले गए, ताकि इन जितने भी शिप्स हैं उनको इवैक्यूएट कराया जा सके। अब क्या होता है कि ये इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ है बस कुछ ही दिन पहले, जब से ये एमओयू साइन हुआ था, लेकिन तभी कल देर रात को जब ये खबर आई कि सिंगापुर फ्लैगशिप के ऊपर हमला हुआ है, तुरंत आईएमओ ने डिसाइड किया कि हम इवैक्यूएशन को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सस्पेंड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि और भी शिप्स के ऊपर हमला हो जाए। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो पूरा इवैक्यूएशन चल रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय भी फंसे हुए हैं, तो उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी अभी तक 57 कमर्शियल शिप्स को वहां से निकाला जा चुका था। 1100 से ज्यादा जो सी फेयरर्स हैं उनको वहां से पार कराया जा चुका है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि अभी भी बहुत हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं वहां पर, उनको वहां से निकालना जरूरी है। तो देखते हैं उसको लेकर क्या होता है। लेकिन आज सुबह सुबह यह भी खबर आ रही है कि ईरान चाहता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फीस को कलेक्ट किया जाए। अब इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली जो ईरान है उसने प्रपोजल दिया है कि गल्फ जो कंट्रीज हैं यहाँ पर जितने भी, वो जॉइंटली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करें। और ईरान का ये मानना है कि देखो, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, नेविगेशन सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मैरीटाइम सर्विसेज, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, तो इतने सारे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसका खर्चा कौन उठाएगा? इसका यहाँ पर हमें फीस कलेक्ट करना चाहिए। और ईरान ने एस्टिमेट किया है कि अगर हम फीस लेते हैं छोटा भी अमाउंट, तो हर साल $40 बिलियन कलेक्ट हो सकता है, जो हम आपस में बांट सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, अभी तक क्या था कि ये फ्री इंटरनेशनल पासेस था, यहां पर कोई भी फीस नहीं लगता था, सब कुछ नॉर्मल था। वो तो अब ट्रम्प की बुद्धि ऐसी थी कि उन्होंने हमला कर दिया, ये सारी चीजें हो गई, ईरान को समझ में आ गया कि भाई हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल ला सकते हैं, तो क्यों ना यहां से पैसा कलेक्ट किया जाए। और यही उल्टा पड़ गया है पूरे दुनिया के ऊपर, और इसका असर ऑब्वियस सी बात है भारत पर भी होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स होगी। और ध्यान रखिएगा, ईरान इसको टोल नहीं कह रहा है, क्योंकि टोल कहने से एक नेगेटिव शब्द चला जाता है, वो बस एक फी कह रहा है, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर हमें फी मिलना चाहिए। देखते हैं अब इस सारे चीजों को लेकर होगा क्या, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में वो आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का? ये 4 ऑप्शन है,
कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव। कल से हमारे 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर एक साल के लिए वो अवेलेबिलिटी है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, कब स्टार्ट होगा, इसमें मेंटरशिप, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए। एंड 27 जून ये हमारा मॉर्निंग और इवनिंग बैच इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी अलग-अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। Study IQ IAS, making India smarter and better.